सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं सिविल सर्विस मास्टर। हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 11 की एनसीईआरटी द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने उसका यूनिट 1 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है। आज हम यूनिट 2 देखने वाले हैं। सिंपली यूनिट 2 का नाम है द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। तो देखते हैं। आफ्टर 40 years of planned development, India has been able to achieve a strong industrial base, become self-sufficient in the production of food and grains. 40 साल के अंदर, आफ्टर इंडिपेंडेंस 40 साल के अंदर हमने एक स्ट्रॉन्ग अपना इंडस्ट्रियल बेस बना लिया है, सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं फूड के मामले में। नेदरलेस अ मेजर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर द लिवलीहुड, पर अभी भी मेजर चंक हमारा जो है पॉपुलेशन का वो लिवलीहुड उनका बेस करता है एग्रीकल्चर पे। नाउ इन 1991 a crisis in the balance of payment led to the introduction of economic reforms in the country. This unit is an partial of the reform process and its implication for India. यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP उसका जो क्राइसिस आया था 1991 में, उसका पार्शियल करेंगे हम लोग। क्या क्या स्टेप लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा वो देखेंगे, ठीक है। सो 1991 के रिफॉर्म में हमने एलपीजी रिफॉर्म, बहुत फेमस है, ये लाया था। एलपीजी रिफॉर्म क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वही है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड पार्शियल। ओके, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर और लेसन हम क्या सीखेंगे भाई? अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भाई क्यों लानी पड़ी। अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म थ्रू विच रिफॉर्म पॉलिसीज फॉर इंट्रोड्यूस, किस मैकेनिज्म से हमें इंट्रोड्यूस हुई। कॉम्प्रिहेंडेड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, भाई ग्लोबलाइजेशन क्या था, प्रोसेस क्या रही, इम्प्लीकेशन क्या था, वो देखेंगे और उसके इम्पैक्ट देखेंगे वेरियस सेक्टर में, ठीक है। बने रहिए। अब देखिए KR नारायणम क्या है? प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के। वो बोल रहे हैं कि दिस इज़ अ कंसेंसस इन द वर्ल्ड टुडे, कि भाई वर्ल्ड में ये माना जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट ऑल एंड द GDP इज़ नॉट नेसेसरी अ मेजर फॉर प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। तो प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी के लिए ये जो KR नारायणम साहब है वो मानते हैं कि GDP एक ओनली मेज़र नहीं होना चाहिए, कुछ अलग और भी मेजर्स हैं जो हमें ध्यान में लेने चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द सिंस द इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलो द मिक्स इकोनॉमी, भाई हमने देखा कि मिक्स इकोनॉमी में चल रही है। कैसे? कैपिटलिज्म के कुछ जो अच्छे जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने लिए, सोशलिज्म के कुछ अच्छे कंपोनेंट्स लिए और बना दिया भाई मिक्स इकोनॉमी। अब some scholars argue that over the year this policy resulted in the establishment of various of rules and laws, भाई इसकी पॉलिसी के कारण कई सारे रूल्स लगे, लॉस लगे, विच वर एम्ड एट कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द इकोनॉमी, भाई वो रूल को क्यों लगाए गए? कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है इकोनॉमी को। एंड अप इंस्टेड इन द हैम्परिंग टू द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, भाई इन पॉलिसी के कारण क्या हुआ कि ग्रोथ है वो उतनी तेज़ी से नहीं हो पाई। अदर स्टेट ऑफ इंडिया वी स्टार्टेड टू डेवलपमेंटल पाथ फॉर नियर स्टैग्नेशन, यानी कि कई सारे ऐसे भी स्टेट थे इंडिया में जिनमें स्टैग्नेशन देखा गया ग्रोथ के मामले में। हैंस सिंस बीन एबल टू अचीव ग्रोथ इन सेविंग्स डेवलप एंड डाइवर्सिफाई इंडस्ट्रियल सेक्टर विच प्रोड्यूसेस अ वेराइटी ऑफ गुड्स हैज़ एक्सपीरियंस सस्टेनेबल एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट विच हैज़ एंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी। अब क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर में जो डाइवर्सिटी हमने लाई, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो डाइवर्सिटी लाई, उसके कारण क्या हो गया कि हमें एग्रीकल्चर में फूड सिक्योरिटी मिल गई। यानी कि हमें अब बाहर से कुछ फूड लाने की तो ज़रूरत नहीं रही है। कई सारे इंडस्ट्री का एक्सपांशन हुआ, हमने पिछले चैप्टर में ही वो देखा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा, या फिर आप हमारे पेज पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बनाए रखी है, ठीक है। इन 1991 इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस, भाई 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। क्या था भाई? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था हमारा, वो गिर गया और हमारे पास केवल 7 दिन की पेमेंट करने के लिए ही पैसा था।
और इसे बोलते हैं BOP क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। BOP क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें अगर आप किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करते हो तो आप उसे उनको आप रुपीज़ में आप उनको पेमेंट नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उनके पास जो डॉलर्स पड़े हैं वो डॉलर से हम ट्रेड करते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ था 1991 के आसपास कि हमारे पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो कम हो गया, यानी कि हमारे पास इतना कम आप मान लो 7 दिन का पैसा था कि हम भाई बाहर से कुछ ला सकें। तो ये था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस विच वी जनरली मेंटेन टू इम्प्रूव पेट्रोलियम एंड अदर इम्पोर्टेंट आइटम्स। जो कि देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो पेट्रोलियम के लिए और अदर इम्पोर्टेंट और एसेंशियल आइटम्स के लिए रखा जाता है, क्योंकि अगर हमारे देश उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो हम बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें ड्रॉप देखा गया। द क्राइसिस वॉज फर्दर कंपाउंडेड बाय द राइजिंग प्राइस इन एसेंशियल गुड। उसके कारण क्या हो गया कि भाई जो डेली मर्रा की जो ज़िंदगी में जो कि एसेंशियल गुड्स है उनमें प्राइस रेस हो गया, यानी कि इन्फ्लेशन आ गया। ऑल दिस लेड इन द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ policies measures which change the direction of our developmental strategy। तो इनके कारण भाई सरकार को पता चल गया भाई अब नहीं चलने वाला, भाई अब जो हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व रखा है, जो हमारा क्वोटा और टैरिफ लगता था, तो ये जो स्ट्रेटजी हमने अपनाई थी वो अब आगे नहीं चलने वाली है। तो in this chapter we will look at the background of the crisis, measures the government has adopted and their impact on various sectors of the economy। क्या था, कैसे हुआ, क्यों लाना पड़ा, वो देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं बैकग्राउंड, भाई क्यों लाना पड़ा था। द ओरिजिन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनसफिशिएंट और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट इन द 1918। भाई 1918 में हमारी जो मैनेजमेंट थी इकोनॉमी की वो अच्छी नहीं थी। वी नो दैट द फॉर implementing various policies and its general administration, the government generates funds from the various sources such as taxation, रनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। यानी कि देखिए सरकार होती है वो अपना खजाना कैसे भरती है, बाय द टैक्सेशन। भाई टैक्स दोगे तो ही सरकार के पास पैसा आएगा, तभी सबको सैलरी मिलेगी, तभी देश चलेगा। ठीक है, तो सरकार इस वेरियस सोर्स से अपना जो रिजर्व है वो रखती है, यानी कि अपना जो बजट बनाती है। ठीक है, टैक्सेशन से बनाती है। और क्या होता है, फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस खोल दिए तो वहाँ से भी पैसा आ जाता है। व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम, द गवर्नमेंट बोरोज टू फाइनेंस द डेफिसिट। अब क्या हो रहा है भाई, आप कमा कम रहे हो, उड़ा ज़्यादा रहे हो, तो क्या होगा भाई, पैसे की कमी होगी। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो गया अपनी इनकम से, तो सरकार डेफिसिट में चलेगी, भाई घाटे में चलेगी। फॉर बैंक्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द पीपल विद द कंट्री एंड फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब जो ये डेफिसिट आई है हमारी कि जितनी भी खत पड़ रही है हमें, तो वो कोई ना कोई तो पूरा करेगा। तो वो कौन करेगा भाई, देश में रहने वाले पीपल्स। यानी कि उन जो कमी आ रही है पैसे में, या तो आप इंटरनल मार्केट से बोरो कर लो या फिर एक्सटर्नल मार्केट से बोरो कर लो। तो यहाँ पर ये वही बोल रहा है, इंटरनल मार्केट से कौन देंगे, पीपल्स फ्रॉम द कंट्री। यानी कि आप बॉन्ड खरीद लो, सिक्योरिटी खरीद लो, तो इंटरनल मार्केट से आप खरीद सकते हो। और अगर वहाँ से पैसा इतना बड़ा आ नहीं रहा है, यानी कि देखिए इंडिया में अपना जो इंटरनल मार्केट है वो पहले से छोटा है और उसमें प्राइवेट कंपनी भी है, तो अपना मार्केट छोटे से भी आता है, समझ लो। तो सरकार को उतना वहाँ से पैसा आ नहीं रहा था। तो सरकार क्या किया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनके पास से भाई पैसा उधार ले लो। अब देखते हैं, व्हेन वी इम्पोर्ट्स गुड्स लाइक पेट्रोलियम वी पे इन डॉलर विच वी अर्न फ्रॉम और एक्सपोर्ट्स। देखिए क्या होता है कि अगर हम कोई भी गुड्स है, कोई भी सर्विस है, कोई भी पेट्रोलियम है, कोई भी कमोडिटी है, बाहर से हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो हम उसको डॉलर में पैसा चुकाते हैं। ठीक है, डॉलर में उसकी पेमेंट होती है। और वो डॉलर कहाँ से आया, जब भी हमने हमारे देश का सामान बाहर एक्सपोर्ट किया तो बाहर वाले देश ने हमें कुछ डॉलर दिए, तो वो डॉलर RBI के पास पड़े हैं। तो अब वो डॉलर हम इंपोर्ट जब करेंगे तो वो यूज़ करेंगे। तो वही बोला गया है, ठीक है, कि
हमने जो एक्सपोर्ट करे थे उन डॉलर से, वहाँ से जो डॉलर आया उसको हम जब भी हम गुड्स और सर्विसेज कोई भी हम इंपोर्ट करेंगे तो वो डॉलर यूज़ हो जाएंगे। पर आगे देखते हैं, डेवलपमेंट पॉलिसीज रिक्वायर्ड दैट द इवन दो द रेवेन्यू वर वेरी लो द गवर्नमेंट हैड टू ओवरशूट इट्स रेवेन्यू टू मीट चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया कि डेवलपमेंट पॉलिसी रिक्वायर्ड थे इवन थ्रू द रेवेन्यू वर्स वेरी लो, यानी कि अपना जो रेवेन्यू है, हमारे जो भाई आमदनी है वो बहुत लो है, कम है, पर गवर्नमेंट को इस अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये सब को हटाने के लिए उनको एक्सपेंडिचर करना पड़ा था। पर द कंटिन्यूस स्पेंडिंग ऑन द डेवलपमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू, यानी कि भाई ये कर तो रहे भाई अनएम्प्लॉयमेंट आप सॉरी गाइस, अनएम्प्लॉयमेंट आप ख़त्म कर रहे हैं भाई, एमजी नरेगा हो गया, तो अंत्योदय जैसे स्कीम लगा के भाई अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और पॉपुलेशन एक्सपेंशन तो भाई जाने दो, इंडिया में तो ये चलता नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, तो इनको एलिवेशन प्रोग्राम लगाए। पर अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है भाई, एमजी नरेगा में आप खड्डे खुदवाते हो पर उसमें रेवेन्यू नहीं आता आपके पास, तो वही बात हुई कि गवर्नमेंट ने इनमें स्पेंडिंग की पर उनकी कोई रिसिप्ट बनी नहीं, सो एडिशनल रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जनरेट नहीं हुआ। अब ये बात हो रही है 1980s की। अब मोर ओवर द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू जनरेट सफिशेंट फ्रॉम इंटरनल सोर्स सच एज टैक्सेशन। भाई देखिए, टैक्सेशन के थ्रू जब देखिए हमारा जो टैक्सेशन का बेस है ना वो बड़ा छोटा है, क्योंकि हमारी जो अभी की हाल की बात करूँ तो मैं शायद हमारी पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ 2% ही है जो टैक्स पे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ इनडायरेक्टली सब करते हैं जीएसटी के थ्रू, पर जो इनकम टैक्स है वो सिर्फ 2% करते हैं। अब देखते हैं, तो अब ये आज का ये समय है, पर अगर 1980s में चले जाओ तो टैक्स पेयर्स बहुत चुनिंदा थे, बहुत मेगरे अमाउंट में थे, ठीक है। तो भाई इंटरनल मार्केट से टैक्सेशन के द्वारा हम उतना सारा पैसा जनरेट नहीं कर पाते थे। When the government was spending a large share of income on areas which do not provide immediate returns such as the social sector or defense, there was a need to utilize the rest of its revenue in a highly efficient manner। तो क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती थी भाई सोशल सेक्टर में, डिफेंस में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि इमीडिएट आपको रेवेन्यू नहीं देगा, तो भाई उसमें सफिशिएंट मैनर से आपको खर्च करने हैं। पर द इनकम from public sector undertaking was not very high to meet the growing expenditure। और जो इनकम अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को चला के आपको आ रही थी गवर्नमेंट को, वो भी उतनी हाई नहीं थी कि भाई आप ग्रोइंग एक्सपेंडिचर को टैकल कर सकें। एट द टाइम our foreign exchange borrowed from the other countries and international financial institute was spent meeting कंजम्पशन नीड्स, यानी कि अब हमें अपनी जो कंजम्पशन नीड्स है उनको पूरा करने के लिए जो एक्सटर्नल मार्केट है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल, वहाँ से हमें बोरिंग करनी पड़ी। नेदर वॉज एन अटेम्प्ट मेड टू रिड्यूस सच प्रोफिलिगेट स्पेंडिंग नॉर सफिशिएंट अटेंशन वॉज गिवन टू बूस्ट एक्सपोर्ट टू पे फॉर द ग्रोइंग इम्पोर्ट्स। अब बोला क्या गया है कि ये भाई जो स्पेंडिंग है हमारी और जो एक्सपोर्ट है उनको बढ़ाने के लिए कोई इंसेंटिव्स नहीं दिया गया है और कोई भाई स्टेप ऐसा लिया नहीं गया था 1980s के समय में। तो क्या हुआ, इन लेट 1980s गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिगेन टू एक्सीड इट्स रेवेन्यू बाय सच अ लार्ज मार्जिन दैट मीटिंग द एक्सपेंडिचर थ्रू बोरोविंग बिकॉज बिकेम अनसस्टेनेबल। तो क्या हुआ भाई, अब गवर्नमेंट अपनी जो इनकम है यानी कि अपने जो रिसिप्ट्स है उनसे ज़्यादा अपना एक्सपेंडिचर करने लगी, तो ये थोड़ा अनसस्टेनेबल हो गया। तो प्राइस ऑफ मैनी एसेंशियल गुड्स रोज शार्पली, तो प्राइस बढ़ गया भाई कमोडिटी के पे। इम्पोर्टेंट्स ग्रू एट वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी कि भाई इम्पोर्ट हम लाए जा रहे हैं, मान लो इम्पोर्ट हम लाए जा रहे हैं और एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये इम्पोर्ट है वो बढ़ गया। अगर इम्पोर्ट बढ़ गया है तो हमारे पास कुछ भाई उनको इम्पोर्ट करने के लिए भी हमारे पास वो मनी होना चाहिए। भाई हमारे देश में तो रुपया चलता है तो हमारे पास तो रुपया है, पर अगर वो मान लो यूएसए के साथ भाई हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यूएसए का सामान इंडिया में ला रहे हैं, तो भाई यूएसए को हम रुपये थोड़े देंगे, उनको तो डॉलर देंगे, तो हमारे पास उतना सफिशिएंट डॉलर भी तो होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हुआ था कि हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं,
अब देखते हैं, एज पॉइंटेड आउट अर्लियर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइंस टू लेवल दैट वॉज नॉट एडिक्वेट टू फाइनेंस इम्पोर्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स। यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई 14 दिनों के लिए भी हम हमारा जो इम्पोर्ट है उनको फाइनेंस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें पेमेंट करने के लिए हमारे पास डॉलर नहीं थे। देयर वॉज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट दैट नीडेड टू बी पेड टू इंटरनेशनल रीडर्स। यानी कि हमारे भाई जो हमने बोरो किया है, हमने जो लोन्स लिए हैं भाई, उनके ऊपर इंटरेस्ट तो लगता है। अब हमारे पास उतना भी पैसा नहीं है कि हम उनको इंटरेस्ट भी चुका पाए। अब ऑल्सो नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर वॉज विलिंग टू लैंड टू इंडिया। और तब के समय में ना कोई इंडिया को ना पैसा उधार पे भी नहीं देना चाहता था। आगे देखते हैं, इंडिया अप्रोच एट द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको IBR भी बोलते हैं। भाई ये क्या है? वर्ल्ड बैंक ही है। उनका वर्ल्ड बैंक को पहले इस नाम से जाना जाता था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज अ वर्ल्ड बैंक। आज के समय में वर्ल्ड बैंक ही हम बुलाते हैं। एंड द IMF, इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। भाई हम गए भाई IMF के पास गए, हम वर्ल्ड बैंक के पास गए और हमने 7 बिलियन की लोन सैंक्शन कर ली, यानी कि $7 बिलियन हमें मिल गए एज लोन टू मैनेज द क्राइसिस। यानी कि इस क्राइसिस को टैकल करने के लिए भाई IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने भाई पैसा दिया इंडिया को। फॉर अवेलिंग द लोन, these international agencies accepted India to liberalize and open up the economy by removing restriction on the private sector। यानी कि क्या बोला है कि प्राइवेट सेक्टर को आप रेस्ट्रिक्शन नहीं करोगे और लिबरलाइज करोगे, यानी कि बाहर की कंपनी पर आप टैरिफ और क्वोटा जैसी जो चीज़ें हैं वो कम करोगे और बाहर की कंपनियों को आप अपने देशों में बुलाओगे। reduces the role of government in the many areas and remove trade restriction between India and other countries। यानी कि जो आपने ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाई थी 1980s के पहले, 1991 के पहले, वो आपको हटानी पड़ेगी। तो भाई अब लोन उठाई है तो हमने बात तो माननी पड़ेगी। तो आगे बोलते हैं कि इंडिया एग्रीड टू कंडीशनलाइज ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF एंड अनाउंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो हमने भाई 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिस्टेड ऑफ वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म। भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए। द थ्रस्ट ऑफ पॉलिसीज वॉज टुवर्ड क्रिएटिंग मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट इन द इकोनॉमी एंड रिमूव द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ द फर्म्स। यानी कि जो बैरियर्स लगा के हम बैठे थे 1991 के पहले, वो बैरियर्स को हमने तोड़ा। दिस सेट ऑफ पॉलिसीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। भाई इनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया, स्टेबिलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। एक पार्ट था स्टेबिलाइजेशन मेजर, एक पार्ट था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। स्टेबिलाइजेशन मेजर आर शॉर्ट टर्म मेजर। देखिए जो स्टेबिलाइजेशन मेजर था ये शॉर्ट टर्म के लिए मेजर किया जाता था, यानी कि एक पार्ट था कि भाई 2 भागों में हम यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसी लाएंगे, स्टेबिलाइजेशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्टेबिलाइजेशन कहाँ पर लगता था कि जहाँ पर भाई शॉर्ट टर्म में मेजर लिया जाए, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कब आता था कि भाई कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी मेजर्स लिए जाए। आगे देखते हैं और देखें, यहाँ पर आगे हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए जिसको ये वीडियो काम की लग सकती है, ठीक है। इंटेंडेड टू करेक्ट सम ऑफ द वीकनेस दैट हैव डेवलप्ड इन अ बैलेंस ऑफ पेमेंट टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। यानी कि भाई अब जो वीकनेस थी हमारी, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस के लिए जवाबदार थी भाई, और जो इन्फ्लेशन से उनको अंडर कंट्रोल। देखिए 2 बात कही गई है कि इन्फ्लेशन को हमें अंडर कंट्रोल रखना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सस्टेनेबल तरीके से जारी रखना है, ठीक है, यानी कि बना के रखना है। दिस मीन्स दैट देयर वॉज अ नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उनको भाई मेंटेन करना है। कीप द राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल, यानी कि इन्फ्लेशन है उसको भी अंडर कंट्रोल रखना है। ऑन द अदर हैंड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज आर लॉन्ग टर्म। जैसे कि बात की भाई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। एम्ड एट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी एंड
increasing its international competitiveness by removing the rigidness in the various segment of Indian economy। भाई देखिए क्या बोला गया है कि जो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है ना, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज़, उनको लाया गया है उस आप बोल सकते हो इनसे मान लो उस इरादे से लाया गया है, उस गोल से लाया गया है कि हमारे जो कंपनीज हैं उनको इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बनाए और जो रिजिडनेस है हमारे जो इकोनॉमी में उसको ख़त्म करें। द गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ वेरियस ऑफ पॉलिसीज विच फॉल अंडर 3 हैंड्स। हाँ विज़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो ये उनको 3 पार्ट्स में उनको बांटा गया है, जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या होगा कि बाहर के देशों की कंपनी को अंदर बुलाना है हमने देश के अंदर। प्राइवेटाइजेशन के क्या भाई, प्राइवेट सेक्टर में जो रिजिडनेस है उनको हटानी है और उनको इंसेंटिव्स देना है कि भाई वो आ सके, और सोशलिज्म को कम करना है, कैपिटलिज्म को बढ़ाना है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि आपको ट्रेड में अच्छा होना है। अब देखते हैं लिबरलाइजेशन। एज पॉइंटेड आउट इन द बिगिनिंग, रूल्स एंड लॉज विच वर एम्ड टू regulating the economic activities become major hindrance in growth of development। क्या बोला गया है भाई, हमारी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में जो एट द बिगिनिंग में हमने जो रूल्स लगाए थे, लॉज लगाए थे, वो हिंडर कर रहे हैं। लिबरलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन एंड ओपन वेरियस सेक्टर इन द इकोनॉमी। यानी कि क्या बोला जाए कि लिबरलाइजेशन के आने से इनके जो सेक्टर्स है हमारी इकोनॉमी में उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा था उनको निकाल देना है। दो अ फ्यू लिबरलाइजेशन मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1980s, पर in areas of industrial license, export import policies, technology upgradation, fiscal policy and foreign investment, reform policies initiated in 1991। यानी कि भाई तब देखिए हमने सोचा था कि भाई हम ये करेंगे, पर हुआ कब, 1998 में। क्या क्या हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी बदली, जो पहले जो टैरिफ और कोटा था उनमें और सिंप्लीफिकेशन किया और उसको और रैशनल बनाया। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए जो मेजर्स लिए गए, फिस्कल पॉलिसी को सुधारा, फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिव्स दिया, और तो ये कब दिया, 1991 में। और लेट अस स्टडी सम इम्पोर्टेंट एरिया सच एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर विच रिसीव्ड ग्रेटर इंटेंशन इन आफ्टर 1991। तो इनमें हम देखते हैं क्या हुआ। डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, रेगुलेटरी मैकेनिज्म वर एम्फोर्स्ड इन वेरियस वे। भाई कई सारे रस्तों से हमने ये बनाया, भाई रस्तों पूरा तो हिंदी नहीं करना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस वॉज अंडर विच एवरी एंटरप्रेन्योर हैड टू गेट परमिशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफिशियल टू स्टार्ट अ फॉर्म, क्लोज अ फॉर्म और डिसाइड अमाउंट ऑफ गुड दैट कुड बी प्रोड्यूस। पहले क्या होता था कि हमें एक लाइसेंस लेना पड़ता था कि कोई भी गुड का बनाना है, उसकी क्वालिटी बढ़ानी है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हमें, और अगर नई कंपनी स्टार्ट करनी है तो भाई सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। ये सब रिजिडनेस थी। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज, यानी कि प्राइवेट सेक्टर हर इंडस्ट्री में नहीं आ सकता। सम ऑफ द इंडस्ट्री लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनके लिए रिजर्व कर लिए थे। सम आर दोज वेयर गवर्नमेंट्स आर द मेन। थर्ड देखते हैं, सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, भाई बात की। कंट्रोल्स ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, यानी कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, प्राइस फिक्सेशन ना हो, वो करना है हमें, ठीक है। द रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड इन आफ्टर 1991 के बारे में बाद में हमने वो ये इंट्रोड्यूस किया। इंडस्ट्रियल लाइसेंस वॉज एबोलिश्ड फॉर ऑलमोस्ट बट प्रोडक्ट्स कैटेगरीज अल्कोहल, सिगरेट्स, हजार्डस केमिकल, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स। यानी कि 1991 के बाद जो ये लाइसेंस राज था ये ख़त्म कर दिया गया, पर
ये जो मैंने बताया अल्कोहल है हो गया, आपका सिगरेट हो गया, और ये जो खतरनाक केमिकल्स हो गए, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, एरोस्पेस हो गए, ड्रग्स हो गए और फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हो गई, उनको अभी भी लेना पड़ता है, जो कि एक सही बात है। द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नॉट रिजर्व्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर्स आर a part of atomic energy generation, some of the core activities in railway transport, यानी कि अभी भी कई जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही आपकी रहेगी, जैसे कि आपकी भाई डिफेंस हो गया, आपका भाई एनर्जी जनरेशन हो गया बाई एटॉमिक पावर, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो वहाँ पर पब्लिक सेक्टर ही अभी भी रहेगी, उनका ही रेजिम होगा, ठीक है। Many goods produced by small scale industries have now been de-reserved, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास भाई जो रिजर्व वाला भाई एक मान लो फ़ायदा था, वो अब डी रिजर्व हो गया। इन मोस्ट इंडस्ट्रीज द मार्केट हैज़ बीन अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस, और भाई अब जो सरकार प्राइस फिक्स करती थी वो अब मार्केट फिक्स करेगा बाई डिमांड एंड सप्लाई चेन। ओके, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, भाई फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या था? Financial sector include financial institution such as commercial banks, investment banks, stock exchange operations and foreign exchange market, ये सब आता है फाइनेंशियल सेक्टर में। तो फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भाई इसको ये सब बैंक्स हैं उनको कौन रेगुलेट करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यू मे बी अवेयर दैट ऑल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन इंडिया वर रेगुलेटेड थ्रू वेरियस नॉर्म्स एंड रेगुलेशन ऑफ आरबीआई, भाई उनको आरबीआई के जो आदेश है वो मानना पड़ता था और आरबीआई उनको रेगुलेट करती थी। द आरबीआई डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स कैन कीप विद देमसेल्व्स, फिक्स द इंटरेस्ट रेट्स, नेचर ऑफ लेंडिंग वेरियस इन टू वेरियस सेक्टर्स, यानी कि क्या आरबीआई एक फिक्स कर देती, एसएलआर होता है, एसएलआर होता है, सीआरआर होता है, रेपो रेट होती है, ठीक है, ये सबको आरबीआई डिसाइड करती है। तो एसएलआर ये सब चीज़ आरबीआई वो हाँ हमारे एडिट करूँ ऊपर जाओ सो दिना थोड़ा हाँ क्या तुम तो रेगुलेट करती है, ठीक है। वन ऑफ द मेजर एम्स टू फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इज टू रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में आरबीआई का रेगुलेटर है उनको फैसिलिटेटर बनाना है, यानी कि जो अब रेगुलेट नहीं करेगी उसको फैसिलिटेट करेगी। दिस मीन्स दैट ऑल फाइनेंशियल सेक्टर वाज मे बी अलाउड टू टेक डिसीजंस ओनली मेनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई, यानी कि अब आरबीआई को कंसल्ट किए बिना कई सारी मैटर्स में वो अपना डिसीजन ले सकते थे। द रिफॉर्म पॉलिसीज लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यानी कि अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खुले इंडिया एज वेल एज द फॉरेन, इंडियन भी है उसमें फॉरेन भी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लिमिट इट्स बैंक वॉज रेज्ड अराउंड 74%, यानी कि 74% के ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका FII है वो आ सकता है। दोज बैंक्स विच fulfill certain conditions have been given freedom to set up a new branches without the approval of RBI and rationalize their exciting branch network। अब क्या कर ले भाई, कुछ कंडीशन रख दी भाई आरबीआई ने, भाई वो कंडीशन आप पूरी कर रहे हो तो आप न्यू अपनी बैंक की ब्रांचेस है वो खोल सकते हो और उनको रेशनलाइज अपने तरीके से कर सकते हो। दो बैंक्स हैव बीन गिवन परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, भाई कहीं से भी भाई वो रिसोर्सेज अपना जनरेट कर सकती है, भाई वो अगर चाहे तो अमेरिका की कंपनी से वो बोरो कर सकती है। certain managerial aspects have been retained with RBI to safeguard the interest from the account holders and national foreign institutional investment such as a merchant banker, mutual funds, pension funds are now allowed to invest in Indian financial market। पहले ना FII है, पेंशन फंड्स है, मर्चेंट बैंकर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, वो पहले हमारे देश में नहीं चलता था। आफ्टर 1991 वो चलने लगा बिकॉज ऑफ दी पॉलिसी रिवॉल्यूशन, टैक्स लिबरलाइजेशन ऑल्सो।